नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल बरठाकुर। मैं ऑर्थोपेडिक्स का प्रोफेसर हूँ। आज आपके सामने एक विषय के ऊपर चर्चा के लिए आए हुए हैं। ये विषय है घुटने के दर्द। हम लोग जानते हैं घुटने के दर्द के लिए दर्द से काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी होता है। ज़िंदगी गुजारना बहुत असंभव हो जाता है। बाथरूम में जाना, सीढ़ी में जाना, अपना काम करना, मीटिंग में जाना या शादी उदी में जाना सबके कष्टदायक होता है। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे ये घुटना क्या होता है, हमारा ज़िंदगी में इसका क्या भूमिका होता है और उम्र के मुताबिक किस किस कारण से दर्द होता है, बच्चे में क्या होता है और जाते जाते वयस में जब ज़्यादा उम्र होता है उसको किस कारण से दर्द होता है उसका पर चर्चा करेंगे। पहले इस दर्द से कैसे मुक्ति मिल सकता है, हाँ ये दर्द को कैसे दूर रख सकते हैं, अगर हो भी जाए उसके ऊपर हम क्या करके हम अपना ज़िंदगी गुजार सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम घुटना क्या होता है उसका पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा घुटना ये है, हम जानते हैं 2 या 3 हड्डी जब मिलन होता है, जहाँ पे चलना उलना होता है वो एक जॉइंट बोलते हैं। हमारा ऊपर में हो, पाँव में हो, हाथ में हो, काफ़ी सारे जॉइंट होता है। अधिकांश जॉइंट जो हिलना जुलना है जिससे हमारी ज़िंदगी चलना बहुत आसानी होता है, काम करने में, खेलने में, कूदने में, कुछ भी काम करने में आसानी होता है। ये अधिकांश जॉइंट साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। घुटना भी एक साइनोवियल जॉइंट है। इस घुटने में हमको क्या क्या हड्डी मिल रहा है, एक तो है फीमर, इसको हम फीमर बोलते हैं। ये नीचे का जो हड्डी है इसको हम टिबिया बोलते हैं और ये जो छोटा हड्डी है उसको हम फिबुला बोलते हैं। इसका सामने एक तो और छोटा हड्डी रहता है जो हम पेटला बोलते हैं। तो ये अधिकांश समय में फिबुला का इतना भूमिका नहीं रहता है, हालांकि फीमर और टिबिया से ही और ये आगे जो रहता है पेटला उससे ही ये जॉइंट होता है। और जॉइंट हमको 2 काम करने के लिए देता है, एक तो हम जो बोलते हैं फ्लेक्शन और ये बोलता है एक्सटेंशन, पाँव मोड़ना, पाँव सीधा करना। रोटेशन या घुमाना इसमें इतना संभव नहीं होता है। अभी हम 2 चार्टों इसका अंदर में क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले ये जो दिखाई देता है ये हम लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट या संधि बंधन है। इस लिगामेंट का क्या कारण है, काम है, लिगामेंट एक हड्डी को पकड़ के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ भी काम करने हैं, उस स्थिति में ये हड्डी उधर से ना जाए, अपना स्थिति को बताते रखते हैं। उसके लिए इसका भूमिका अधिक रहता है। इस साइड में जो बाएं साइड बाहर में जो लिगामेंट रहता है हम लोग लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं, और भीतर की तरफ जो रहता है उसको हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। हालांकि इसका पीछे में जो देखा जाए तो हम क्रूशियल एक्सेपेट 2 लिगामेंट रहता है। ये एक का नाम होता है एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट और एक का नाम होता है पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। इस लिगामेंट का भूमिका क्या होता है, जैसे इस हड्डी को ये इधर ना जाने के लिए ये लिगामेंट रहता है। भीतर का हड्डी अगर हड्डी ऐसा जाए तो इसको स्थिर करके रखने के लिए इसका भूमिका रहता है, और आगे ना जाए पीछे ना जाए इसके लिए हमारा क्रूशियल लिगामेंट का भूमिका अधिक रहता है। तो चारों तरफ से ये सारे लिगामेंट हमको हड्डी को और जॉइंट को स्थिर करके रखने के लिए अधिक भूमिका रहते हैं। अंदर में एक कुशन रहता है जो उसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, जो वाइट कलर का ये है, ये तो मेनिस्कस होता है। ये मेनिस्कस क्या होता है, मेनिस्कस एक शॉक एब्जॉर्बर जैसा है। जैसे गाड़ी में एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, मोटरसाइकिल में शॉक एब्जॉर्बर होता है, जो उसको कंपन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि गाड़ी को वो खराब असर ना पड़े। ऐसे ही हम दौड़ना कूदना कुछ भी काम करने में अस्थि के ऊपर हड्डी के ऊपर कोई दबाव ना हो, इसके लिए ये जो मेनिस्कस है उसका बहुत भूमिका रहता है, उसको शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। अंदर में जो ये कलरफुल पार्ट दिखाई दे रहा है ये बहुत महत्व है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। हम इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं।
आर्टिकुलर कार्टिलेज से ही हमारा फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, जैसे हम कुछ करें, दौड़े भागे, हमको ऐसा करने में कभी कोई दर्द नहीं होता है। कुछ भी काम करने में, डांस करो, नीचे बैठो, सीढ़ी में जाओ, दौड़ो, कुछ भी करो, उसमें हमको दर्द क्यों नहीं होता है? ये आर्टिकुलर कार्टिलेज के कारण से होता है, जिस कारण से हमको जॉइंट को चलने में, फिरने में फ्रिक्शनलेस, घर्षण विहीन का अवसर मिलता है, उसमें उसको सुविधा मिलता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा खराबी भी है, जैसे इसमें एक तो खराबी है, इसमें ये नाश नहीं मिलता है। मतलब हम अगर ये अंगुल को स्पर्श किया करें तो उसमें पूरा सेंसेशन होता है, कैसे क्या होता है, पिन अगर पिक करे उसमें हमको महसूस होता है दर्द। ऐसा ही नार्व इसमें नहीं मिलता है। ऊपर से इसमें खून का रास्ता में भी बहुत कमी आता है। हमारा सभी जो अंग है, बदन में जितना अंग है उसमें खून चालू होता है, आर्टरी खून देते हैं, जिससे वहाँ के न्यूट्रिशंस, खाना सामान वो सेल के लिए जाते हैं, टिश्यू को लिए जाता है, ज़िंदगी गुजारना है उसको भी, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं मिलता है। तीसरी बात और दूसरी बात है, तो इसको खाना कैसे मिलता है? तब खाना जो मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन की तरफ से मिलता है। हम पहले बोल सके थे, जिसका भी ये जॉइंट जो है साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। इसको क्यों साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं? कि इसका ऊपर एक तो कवर रहता है, जैसे हम शर्ट पहन रहे हैं ऐसा एक तो कवर होता है, उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल के अंदर की तरफ से एक अनदर लेयर लेता है, जो लेयर रहता है उसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन से एक सिक्रेशन होता है, रस की तरह। ये जो सिक्रेशन होता है उसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इस साइनोवियल से इसको न्यूट्रिशन मिलता है। ऊपर से ये साइनोवियल मेम्ब्रेन का जो सिक्रेशन होता है, वो सिक्रेशन को ये खाना, ये न्यूट्रिशन लेने के पश्चात दोबारा इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सिक्रेशन उस साइनोवियल मेम्ब्रेन से होता है, दोबारा इसको एब्जॉर्प्शन साइनोवियल मेम्ब्रेन से होता है। और इन दिनों में इसको 2-3 काम और भी होता है, जैसे हमारा लुब्रिकेशन, जैसे कुछ बॉल बियरिंग चले उसमें हम ग्रीस देते हैं, मोबिल देते हैं, ताकि उसको फ्रिक्शनलेस हो। वो साइनोवियल मेम्ब्रेन वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में भी काफ़ी उसको सहायक होता है। तो ऊपर से न्यूट्रिशन, ऊपर से एक तो न्यूट्रिशन, दूसरी बात वो लुब्रिकेशन, दोनों में इसको काम होता है। एक खराबी बात इसमें ये है, आर्टिकुलर कार्टिलेज में अगर कई जगह में हमको चोट लगे, हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, एक दिन आता है कि ये सब हील हो गया। कभी कभी 2-4 साल के बाद अगर हम एक्सरे भी करें, वो हड्डी कहाँ टूटता है, क्या नहीं होता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। हालांकि इस जगह में कोई चोट लगे, कुछ हो, बीमारी हो, उसमें जो असर उसमें पड़ता है उसका हीलिंग लेकिन अच्छी तरफ से नहीं होता है। इसीलिए अगर कोई स्मॉल चोट हो, छोटा मोटा जो चोट हो, उसका लेकिन उसका ऊपर काफ़ी असर मिलता है, और उससे उसको रिपेयर पहले जैसा कभी हो नहीं सकता है। ये उसमें खराबी है। ये हमारे जॉइंट जो है, घुटने के स्थिति ऐसा है, लिगामेंट्स, आर्टिकुलर कार्टिलेज, कुशन, कैप्सूल्स, साइनोवियल फ्लूइड, ये हमारे जॉइंट का एक हिस्सा रहता है। अभी हम बोलेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे किस किस कारण से लोगों को दर्द होता है। पकड़ लीजिए, छोटे बच्चे में 10 साल 15 साल, ये इस उम्र में एक दर्द होता है जो शाम के टाइम में अधिकांश लोगों को होता है, अधिकांश बच्चे को होता है। दिन में स्कूल गया, खेला कूदा, सब ठीक है, लेकिन शाम जब आते हैं उस टाइम में उसको थोड़ा सा दर्द का महसूस होता है। माताजी या पिताजी थोड़ा सा तेल मर्दन कर देते हैं, मालिश कर देते हैं, मसाज कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी का सेक देते हैं। अधिकांश लोगों को दर्द चला जाता है, रात को आराम से नींद होता है, सुबह बस लड़का को कोई महसूस नहीं होता है। ये दर्द बहुत चिंता का कारण नहीं होता है, इसको हम ये ग्रोइंग पेन बोलते हैं। इस दवा में दबाव ज़्यादा होने के कारण से ये दर्द इस उम्र में होना अस्वाभाविक नहीं है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे दवा का भी आवश्यक नहीं है, उसके लिए एक्सरे वगैरह करना भी बहुत समय में आवश्यक नहीं होता है। अधिकांश समय में सिंपल पेन किलर सिरप हम कभी कभी देते हैं, उससे ही समस्या समाधान होता है। कभी कभी हम कैल्शियम का सिरप भी देते हैं। अगर थोड़ा सा उम्र बढ़े, पकड़ लीजिए 20 के आसपास, उस उम्र में एक समस्या होता है जिसको हम एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं।
सेरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थोपैथी हमारे मेडिकल साइंस में बोलते हैं, उसमें काफ़ी सारे जॉइंट में थोड़ा सा दर्द होता है, समस्या होता है। अधिकांश समय में हमारा बदन में सुबह जब उठते हैं बच्चे लोग तो उसको दर्द महसूस होता है, चलने फिरने में उसको तो बिल्कुल सुस्त महसूस होता है। दोपहर तक उसका ये दर्द कम हो जाता है, दोबारा ठीक होता है। सुबह जब आते हैं दोबारा दर्द का शुरू होता है। उसमें इस जॉइंट में भी कभी कभी असर होता है। उसमें वो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सेरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थोपैथी बोलते हैं। उसके लिए दवा दूसरा लेना पड़ता है, उसका चिकित्सा भी दूसरा किस्म का होता है। थोड़ा सा उम्र आगे बढ़े, सपोज पकड़ लीजिए 20 से 40, इस उम्र में लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, एक्टिव लाइफ रहता है। दौड़ना कूदना, कुछ भी काम करना, मोटरसाइकिल चलाना, खेलना कूदना, अधिकांश समय में ये लोग बहुत एक्टिव रहता है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहता है उसको भी इंजरी होने का भी गुंजाइश रहता है। खेलना कूदने में अधिकांश समय में लिगामेंटल इंजरी का प्रभाव ज़्यादा होता है। कभी कभी हमारा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट तोड़ जाता है, जैसे पाँव ऐसा हो गया, मुचक गया तो यहाँ पे लिगामेंट में दबाव होगा, कभी तो टेढ़ होगा। इस तरह पाँव जाने से यहाँ पे दबाव होना स्वाभाविक है। कभी कभी ये लिगामेंट का भी इंजरी हो सकता है। कभी कभी पाँव ऐसा मोड़ने से पीछे का जो हमने चर्चा किया था क्रूशियल लिगामेंट, उसमें दबाव होता है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। अधिकांश समय में खेलना कूदना जो फुटबॉल प्लेयर होता है उसको एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट में ज़्यादा इंजरी होता है। आपको सुना ही होगा, कोई लोग आर्थोस्कोपिक रिपेयर कहते हैं, उसमें आर्थोस्कोपिक सर्जरी से लिगामेंट को दोबारा जोड़ना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करता है, उसके बाद दोबारा वो खेल कूदने में जा सकते हैं। तो ऊपर से कई दफ़ा में हमारा जो कुशन के बारे में हम चर्चा किया था मेनिस्कल इंजरी, उसमें मेनिस्कल इंजरी भी कभी दफ़ा में होता है। तो मेनिस्कल इंजरी हो या लिगामेंट इंजरी हो, इस उम्र में बहुत सारे लोगों को होने का गुंजाइश रहता है। उसके लिए चिकित्सा भी अलग किस्म से होता है। अधिकांश समय में ऑपरेशन का भी आवश्यक हो सकता है। ऊपर से किसी भी उम्र में ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम जख्मा रोग कहते हैं, जख्मा रोग एक ऐसी बीमारी है जो सर से पाँव तक किसी भी अंग में उसको प्रभाव होता है। अस्थि हड्डी में भी इसका काफ़ी स्थिति में होता है। अधिकांश समय में रीढ़ का हड्डी में होता है, हिप जॉइंट में भी होता है और नी जॉइंट में भी होने का गुंजाइश रहता है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है किसी भी उम्र में होने का गुंजाइश रहता है। अगर आगे चलते हैं अराउंड 40 ईयर्स के आसपास, कई लोगों में हम जानते हैं बात-बिक्स, जिसको हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हम जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा था, जहाँ पे हड्डी जुड़ जाता है, आठा खा जाता है, उसको एंकाइलोजिंग कहते हैं। यहाँ पे लेकिन क्या होता है, हाथ पाँव में सूजन होता है। अधिकांश महिलाओं को ऐसा समस्या होने का चांस रहता है। हड्डी में जॉइंट में काफ़ी दर्द होता है, सुबह उठने के टाइम में उसको ऐसा करने में कष्ट होता है, कभी कभी सूजन होता है, कभी कभी नीचे बैठना उठना कष्टदायक होता है, और ये बाकी जॉइंट के साथ साथ घुटने में होने का भी अवसर होता है। उसके लिए दूसरा चिकित्सा का आवश्यक होता है। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो बात-बिक्स है, बाकी जॉइंट के साथ साथ घुटने में होने का गुंजाइश रहता है। कभी कभी यूरिक एसिड का भी प्रभाव के कारण से भी लोगों को इस जॉइंट में दर्द होना स्वाभाविक है। उसके लिए दूसरा दवा का भी आवश्यक होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही है, जो उम्र बढ़ने के टाइम में, सपोज 50 ईयर्स 60 ईयर्स के आसपास हो, इस स्थिति में लोगों को एक समस्या से ज़्यादा कष्ट होता है। ये समस्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस, अवक्षय। मतलब ये जॉइंट में कुछ ऐसा समस्या होता है जिसके लिए उन लोगों को बहुत परेशानी होता है। अधिकांश लोग बोलते हैं कि हम नीचे बैठने में बहुत कष्ट होता है, उठने के टाइम में किसी का सहारा लेना पड़ता है, बाथरूम जाने में कष्टदायक होता है, सिर में आना जाना कष्टदायक होता है। कोई लोग अपनी इस कारण से बाहर में मिलने जुलने में, बाज़ार में हो, कुछ भी काम करने के लिए उसको बहुत तकलीफ होता है। ये क्या कारण से होता है? ये कारण का एक तो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण हमने जो चर्चा किया था, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज में समस्या रहता है। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने बोला था, इसमें समस्या का उत्पत्ति हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज में होता है। हमने कहा था कि आर्टिकुलर कार्टिलेज में अगर कुछ खराबी हो, कुछ बीमारी हो, कुछ चोट हो, ये लेकिन पहले जैसा होने में बहुत तकलीफ होता है, अधिकांश समय में नहीं होता है। अगर होता है कि अभी कभी
उसका कैरेक्टरिस्टिक पहले जैसा तो कभी मिलना नामुमकिन है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें जो समस्या होता है एक बार अगर हो जाए तो इसको आगे बढ़ने का ही गुंजाइश से रहता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से हमारा ये आर्टिकुलर कार्टिलेज में जो समस्या आती है, इस समस्या है बढ़ते हुए लोगों को और परेशानी करते हैं। कभी कभी हमने बोला था तो आर्टिकुलर कार्टिलेज के कारण से हमको आवाज़ नहीं देता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हमको मिलता है, हम दौड़ना फिरना संभव होता है। लेकिन एक बार ये अगर रफ हो जाए, इसमें खराबी आ जाए, तब तो ये समस्या देने के लिए शुरू करता है। लुब्रिकेशन का काम नहीं होता है उसमें, लेकिन आवाज़ कभी कभी निकलता है, कभी कभी पाँव सूजन हो जाता है, चलने फिरने में आवाज़ देता है, और कभी कभी अधिकांश लोगों को कभी कभी थोड़ा सा डिफॉर्मिटी भी आ जाता है, जो हम बोलते हैं जेनुफेरम जेनुवल्गम। मतलब कभी कभी ये हड्डी, ये नीचे का हड्डी भीतर की तरफ टेढ़ा हो जाता है, जिसको हम जेनुफेरम, बाहर की तरफ टेढ़ा होता है जिसको हम जेनुवल्गम कहते हैं। ये समस्या ऑस्टियोआर्थराइटिस में अधिकांश लोगों को होता है, और इसको हम अगर आगे समझे तो इसमें दिखाई देता है कि इसकी स्थिति कैसा होने। शुरुआती तौर पे ये तो नॉर्मल जॉइंट है, आगे बढ़ते बढ़ते जो खराबी होगा, ये खराबी का हम डिफरेंट स्टेजेस होते हैं हमारे भाषा में, हमारा मेडिकल साइंस में। तो एक तरफ ऐसा होता है कि ये इतना ख़राब हो गया कि ख़राब हो जाता है कि उसको चलने फिरने में भी काफ़ी परेशानी होता है। तो ये नॉर्मल ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे होने का समस्या रहता है। 2-3 तो बात ये है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है, ऐसा कोई दवा नहीं है जो इसको रिवर्स कर सकते हैं। इस विषय पर हम ज़्यादा चर्चा करने के लिए चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे ही लोगों को ज़्यादा परेशानी होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के बाद ये है कि एक बार अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो दुनिया में ऐसा दवा नहीं है जो रिवर्स कर सकते हैं। पहले ऐसा मिलना असंभव होता है। हालांकि बहुत सारे दवा भी आए हुए हैं, देते हैं, उससे थोड़ा सा परेशानी तो दूर होता है, लेकिन जिस तरफ से उसको रिपेयर होना चाहिए इतना होना तो स्वाभाविक नहीं है। दूसरी बात है कि ये अर्ली स्टेज में, पहले शुरुआती तौर पे जितना दवा का असर मिलता है, स्टेज बढ़ने से लगभग 3 और 4 के स्टेज चला जाए तो उसका दवा का असर भी कम मिलना शुरू होता है। तो शुरुआती तौर में दवा का जितना असर मिलता है, आगे बढ़ते उसका असर भी इतना नहीं मिलता है। 1 नंबर के बाद ये हो गया। बहुत सारे दवा है, उस विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे, आज बाज़ार में बहुत सारा मिलता है। लेकिन एक बात सही है कि ये दवा 1-2 दिन खाने से फ़ायदा नहीं है, अधिकांश समय में इसको 2, 3, 4 महीना तक खाना पड़ता है। कभी कभी उसको रिपीट साइकिल भी लेना आवश्यक होता है अभी। लेकिन ये तो दवा है, लेकिन और कुछ प्रबंध, कुछ व्यवस्था है जिससे हम इसको थोड़ा सा दूर कर रख सकते हैं। जी हाँ, इसका ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। किस किस उपाय करने से हमको ये दर्द से थोड़ा मुक्ति मिलने का चांस होता है। दवा तो है, ये 1-2 बात है कि जिसका वजन ज़्यादा होगा ये समस्या ज़्यादा होगा। ये बात तो ये है कि जितना बदन में वजन बढ़ेगा इतना दबाव तो घुटने के ऊपर पड़ेगा, ये तो वो स्वाभाविक बात हो गया है। इसीलिए हमारा ध्यान रहे कि हमारा हाइट जो है उसका मुताबिक हमारा वजन है या नहीं है। अगर ज़्यादा है तो हमारा कोशिश रहेगा कि जितना हो सके इसको कम करें। 1 नंबर के बाद दूसरी बात, नीचे बैठना और सीढ़ी में जाना, ये दोनों काम करने अच्छा है। ये दोनों काम करने से बैठने पर दबाव ज़्यादा होता है। कई लोगों को नीचे बैठ तो सकता है कि उतरने के टाइम में, उठने के टाइम में उसको बहुत कष्ट होता है, किसी का सहारा लेना पड़ता है, आवाज़ भी देता है। तो हम कहते हैं जिसका बाथरूम जाना, नीचे जाना हो तो उसको ऊपर जगह में करने से ज़्यादा आसानी होता है, उससे उसको घुटने के ऊपर दबाव कम पड़ता है। तीसरी बात है कि जितना हो सके थोड़ा सा एक्सरसाइज में ध्यान दें। हम आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी सिखाएंगे जिससे इसको फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा क्या होता है कि इसमें लुब्रिकेशंस, खून चालू ज़्यादा हो जाता है। अधिकांश समय में मांसपेशी जो चारों तरफ से रहता है उसको तंदुरुस्ती आता है। वो फ़ायदा ऐसा होता है कि इसको स्थिर होता है और घुटने के ऊपर उसका अच्छा असर मिलता है। इसीलिए वज़न कम करना,
नीचे बैठना, सीढ़ी में जाना जितना हो सके कम करें, लेकिन पैदल चलने में इतना दिक्कत नहीं है। जॉगिंग भी इसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर कोई लोग जॉगिंग का ध्यान करना चाहते हैं तो उसका जूता में ज़रा सॉफ्ट होना चाहिए। जो सॉफ्ट होने से जो चलते हैं उसका जो शॉक होता है वो घुटने के ऊपर ना हो, इसके लिए ऐसा जूता पहनने से अच्छा है ताकि घुटने के ऊपर दबाव कम पड़े। इसीलिए चलना दिक्कत नहीं है, सीढ़ी में जाना, नीचे बैठना इतना कम करो, कम करना आवश्यक है। वजन कम करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने जो दवा का ऊपर में चर्चा किया था उसका साथ साथ कभी कभी एनाल्जेसिक पेन किलर भी लेना आवश्यक होता है। हालांकि हम ये समझते हैं कि ज़्यादा दवा दर्द का गोली खाने से उसका बुरी असर को हमारा सेहत पर मिलता है, दर्द समस्या होता है। इसलिए हम ये सलाह नहीं देते हैं कि आप दिन ब दिन दवा दर्द का गोली खाते रहे। आवश्यक के अनुसार कम मात्रा में अगर दवा ले कभी कभी इसका लेकिन अच्छा असर मिलता है, क्योंकि ये कष्ट कभी दर्ददायक इतना दर्द होता है कि उसका ज़िंदगी चलना गुजरना भी बहुत मुश्किल होता है। इस स्थिति में दर्द लेना आवश्यक होता है, लेकिन वो दर्द का गोली दवा डॉक्टर की सलाह की तरफ से लेने से अच्छा है। कोई कोई दवा का असर खराब भी ज़्यादा होता है। तीसरी बात, और कोई दवा और चिकित्सा है ये दो और चिकित्सा है। एक तो रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसमें क्या होता है, हमने जैसे कहा था कि ये जो एक बार ख़राब होने से इसको तो ठीक होना का तो गुंजाइश नहीं रहता है। आगे जिसका स्थिति बहुत ख़राब होता है उसमें तो दवा का भी असर इतना नहीं मिलता है। तो और क्या रास्ता है, एक तो रास्ता है रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसको हम कहते हैं घुटने के रिप्लेसमेंट। ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है, होता है। उसमें क्या क्या आना पड़ता है, जो पार्ट हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है उसको काट के निकलना है। नीचे का ये फीमर जो हड्डी हमने कहते थे, इसको ये नीचे के अंग को पार्ट को काट के निकलना है। टिबिया का ऊपर के पार्ट को भी हम काट के निकलना है। और ये जो निकल के जो गया है उसका ऊपर में उसके जगह में हमको एक आर्टिफिशियल जॉइंट को फिक्स करना है। उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, ज़िंदगी उसका गुजरना बहुत अच्छा होता है। हालांकि सबके लिए सब ऑपरेशन संभव नहीं है, ये खर्चा भी इतना ज़्यादा है। ऊपर से कोई लोगों को ये ऑपरेशन करने के लिए उसका स्वास्थ्य से अनुसार नहीं होता है। पकड़ लीजिए जिसका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, 80 ईयर्स 90 ईयर्स हो गया, जिसको हार्ट में कोई समस्या हो, कोई और एनास्थीसिया लेने में दिक्कत हो, तो उन लोगों को ये ऑपरेशन के लिए सलाह नहीं देते हैं। हालांकि जो लोग का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, घुटने की दर्द से उसको ज़िंदगी बहुत परेशानी हो जाता है, ज़िंदगी को चलना मुश्किल होता है। हालांकि आदमी बहुत स्वास्थ्यवान है, लेकिन घुटने की तरफ से उसको इतना कष्टदायक होता है कि चलना फिरना उधर उधर जाना उसके लिए बहुत कष्टदायक होता है। इस स्थिति में रिप्लेसमेंट सर्जरी से उनको बहुत फ़ायदा होता है, उसका ज़िंदगी का एक नया रास्ता खुल जाता है। इसीलिए जिस स्वास्थ्यवान व्यक्ति को घुटना का दोष खराब हो, जिसका असर नहीं मिलता है दवा का, उनको रिप्लेसमेंट सर्जरी से बहुत फ़ायदा होता है। ये और दूसरी बात हो गया, जिसको अभी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं कर सकते हैं और जिसको दवा का भी असर इतना नहीं मिल सकता है, दवा नहीं लग सकता है, तब इसके लिए क्या है, और एक तो ट्रीटमेंट है जिसको हम जॉइंट के अंदर में डालते हैं। ये इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहते हैं, जिसको एक लुब्रिकेंट जैसे चीज़ पकड़ लीजिए। जैसे हम बॉल बियरिंग जॉइंट जो चलते हैं, हम ग्रीस डालते हैं, उसमें चलने में उसको फ्रिक्शन नहीं होता है, चलना अच्छा होता है। ऐसा ही हमें जॉइंट के अंदर में भी एक ऐसा जेली जो हाइलोरेनिक एसिड बेस कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम अंदर की तरफ देते हैं। हालांकि ये जो दवा देते हैं उसको सर्कुलेशन बदन में इतना नहीं आता है, ये यहीं पे रहता है। इसको हम लुब्रिकेशन में सहायक होता है। और एक बार अगर इंजेक्शन देते हैं, कोई इंजेक्शन ऐसा है कि हम एक सप्ताह के अंत में एक देना पड़ता है, इससे कि कम से कम 5 हाइट एक ऐसा ही इंजेक्शन है जो एक सप्ताह के अंदर 5 इंजेक्शन देना पड़ता है, एक कोर्स है। कोई और एक भी दवा आया है जिसको साल में एक बार देना पड़ता है, सिनबीज जैसा ऐसा दवा है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन ये भी फ़ायदेमंद होता है। जो लोग दवा खा के असर नहीं मिलता है, जो लोग ऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं है, जो लोग ऑपरेशन के लिए भी वो नहीं कर सकते हैं,
उन लोगों को कम से कम कुछ सहायता हो, उसके लिए इंजेक्शन का फ़ायदा होता है। तो इस तरफ से हम लोग, लेकिन जो भी हो, एक बात तो सच है, तो दवा खाए या ना खाए, ऑपरेशन करे या ना करे, इंजेक्शन ले या ना ले, लेकिन एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमने जो कहा था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिस पर हमने कहा था कि वज़न के कम करना, एक्सरसाइज सीढ़ी में जाना कम हो, नीचे बैठने का काम कम हो, ये बात लेकिन सदैव सत्य है। दवा खाने के लिए, दवा जो लोग खाते हैं उसके लिए भी, जो नहीं खाते हैं उसके लिए भी। अभी हम आप लोगों को कुछ ऐसा एक्सरसाइज सिखाएंगे जो करने में बहुत आसानी होता है और उससे बहुत फ़ायदेमंद होता है। 2-3 बात पहले ही बोल देते हैं, लेकिन जो हम एक्सरसाइज अभी सिखाएंगे उसको एक बार ध्यान देना ज़रूरी है कि ये एक्सरसाइज कभी जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। मतलब ये हम कहते हैं कि आप 50 बार ऐसा करो, एक्सरसाइज ऐसा करो, हम सिखा देते हैं। 50 का मतलब ये नहीं होता है कि उसको 5 मिनट के अंदर ये 50 बार, 2-3 मिनट के अंदर ही 50 बार करना है। उससे लेकिन जॉइंट के ऊपर दबाव ज़्यादा रहता है, समस्या बढ़ता है, उसमें जॉइंट का सूजन आएगा, दर्द, जॉइंट में सूजन आएगा, दर्द में, जॉइंट में पेन ज़्यादा होगा, समस्या बढ़ेगा। इसीलिए ये एक्सरसाइज उस टाइम में करना ज़रूरी है जिस टाइम में उसको फ्री रहता है, अवसर मिलता है। अवसर के टाइम में सुबह, शाम, खाना के बाद, खाने के पश्चात, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी भी टाइम में कर सकते हैं। लेकिन एक नंबर की बात है, अवसर जब मिलता है, और रात को हो, सुबह हो, खाना खाने के पहले हो, बाद में हो, ये बात नहीं है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम आराम से एक्सरसाइज करें, उसका फ़ायदा होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से खून चालू होने के बाद, खून चालू तो होता ही है, ऊपर से मांसपेशी में जो तंदुरुस्ती आता है उसका अच्छा असर घुटने के ऊपर पड़ता है। अब चलते हैं, हम अब आपको थोड़ा एक्सरसाइज सिखाते हैं। जैसे हमने कहा था कि 3 घुटने के लिए एक्सरसाइज बहुत महत्व होता है। ये 3 कैसे कर सकते हैं? एक तो एक्सरसाइज हो गया, इसको ऊपर से जोर से खींचना और नीचे दबाना। ये जोर से खींचने से और नीचे दबाने से क्वाड्रिसेप्स मसल, इस मसल का ऊपर बहुत दबाव होता है, खून चालू होता है, मजबूत होता है, और इसका अच्छा असर घुटने में भी पड़ता है। ये दिन में अगर 50-60 बार करें तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। किसी भी टाइम में कर सकता है, लेकिन जैसे हमने कहा था जल्दीबाजी नहीं करना है। इसमें जल्दीबाजी, एक तो ऊपर से जल्दीबाजी करने से समस्या बढ़ता है। दूसरी एक्सरसाइज है कि घुटने के नीचे एक तो पिलो जैसा कुछ दिया है और इसको जोर से दबाना है। जोर से दबाने से, इसको जोर से दबाने से और रिलैक्स करने से, जोर से दबाने से, रिलैक्स करने से, जोर से दबाने से, रिलैक्स करने से, इसका भी असर इसमें मिलता है। एक तो ये एक्सरसाइज हो गया, एक तो नीचे दबाना और रिलैक्स करना एक एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज है कि ऐसे ही एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ है और घुटने को पूरा सीधा करना है, पूरा सीधा करना और पूरा मोड़ना। ऐसा ही टेबल लेने से अच्छा है ताकि ये पीछे नीचे भीतर तक अंदर तक पूरा चले। शुरुआती तौर पे खाली पाँव में एक्सरसाइज करते हुए बाद में इसमें हम वज़न भी दे सकते हैं। ये एंकल के जॉइंट के आसपास वज़न को भी शुरुआती तौर पे 1/2 kg लेके 1/2 kg, उसके बाद 1 kg, 2 kg, 3 kg तक बढ़ा सकते हैं और इससे भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन जितने भी हो, ये कोई भी एक्सरसाइज जल्दीबाजी नहीं करना है। तो ये आपको हमने 3 एक्सरसाइज सिखाया, इससे बहुत फ़ायदा होता है। आशा करते हैं इस विषय के आपको फ़ायदा होगा। हमने घुटने कैसे होता है, कैसे बनता है, एनाटॉमी कैसा है, किस किस कारण से बच्चे लोगों को दर्द होता है, एडल्ट में कि क्या क्या कारण से दर्द होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस पर्टिकुलरली इस एजेड लोगों को कैसे दर्द होता है, इसका ऊपर चर्चा किया है। आशा करते हैं इससे आपको फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद, नमस्कार।